हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड फोर्थ सेमेस्टर कानपुर यूनिवर्सिटी की, जिसमें जो आपकी परीक्षा है वह 8 मई से शुरू हो रही है। ठीक है, और ये आपका पहला पेपर है। 8 मई को पहला पेपर ही होगा और फर्स्ट पेपर है भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास एवं इसकी चुनौतियाँ। आज के इस क्लास में हम लोग 2023 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको समझेंगे और इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको इस परीक्षा में भी देखने को मिलने वाले हैं। तो जो भी विद्यार्थी क्लास में लास्ट तक बना रहता है, डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाला है। यहाँ से कई क्वेश्चंस आपको एज इट इज़ एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। समय बहुत कम बचा है। आज तारीख है, आज है 29 अप्रैल। 8 तारीख को आपकी परीक्षा है। आज से मान के चलिए 7 और 1 8, सिर्फ 8 दिन आपके पास बचे हैं। 9वें दिन आपका एग्ज़ाम है। तो एक सब्जेक्ट को 2-2 दिन भी देंगे तो आपका बस इतना ही समय बचा है। तो फटाफट अपनी तैयारी कर लीजिए। जितने वीडियोस मैंने अब तक अपलोड कर दिए हैं उनको देखिए। ठीक है, प्लेलिस्ट पूरी मिल जाएगी आपको। उपनयन संस्कार किससे संबंधित है? वैदिक काल से, बौद्ध काल से, मध्यकाल से या फिर अंग्रेजी से? आपको पता है उपनयन संस्कार हमारा वैदिक काल से संबंधित है। सर किससे है? उपनयन संस्कार वैदिक काल से संबंधित है। समय नहीं लेंगे। घटिका में उच्च स्तरीय शिक्षा दी जाती थी। धर्म और दर्शन की, संस्कृत की, सेना की या उपयुक्त सभी की? घटिका में धर्म और दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। घटिका है क्या? देखिए, प्राचीन दक्षिण भारत विशेषकर पल्लव और चालुक्य शासनकाल के दौरान में घटिका जो है उच्च शिक्षा के प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। यहाँ मुख्य रूप से वेदों, धर्मशास्त्रों और दर्शन की उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान की जाती थी। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। वैदिक काल में शिक्षा कैसी थी? मौखिक थी, लिखित थी, दोनों प्रकार की थी। वैदिक काल में जो शिक्षा थी प्यारे दोस्तों वह मौखिक थी। सर कैसी थी? मौखिक थी। इतनी बात क्लियर है। विद्यारंभ संस्कार कितने वर्ष में होता था? विद्यारंभ संस्कार आपका 5 से 6 वर्ष में होता था। कब होता था सर? 5 से 6 वर्ष में। प्राचीन काल की शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा सत्र प्रारंभ कब होता था? पौष मास में, सावन मास में, श्रावण मास की पूर्णिमा में या आषाढ़ माह में? कब होता था? तो यह श्रावण मास की पूर्णिमा में प्राचीन काल की शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा सत्र प्रारंभ होता था। कब? श्रावण मास की पूर्णिमा में। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। वैदिक काल में टोल की शिक्षा के केंद्र थे। धर्म और दर्शन की, संस्कृत की, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। जो टोल हुआ करते थे ये संस्कृत की शिक्षा के केंद्र थे। ठीक है, प्राचीन और मध्यकालीन भारत विशेषकर बंगाल और बिहार में टोल जो हैं ये संस्कृत शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। यहाँ विद्यार्थियों को संस्कृत व्याकरण, साहित्य और भाषा का गहन ज्ञान दिया जाता था। इसलिए ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। उपसंपदा संस्कार होता था वैदिक काल में, बौद्ध काल में, मुस्लिम काल में या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उपसंपदा संस्कार जो है यह आपका बौद्ध काल से जुड़ा हुआ है। किससे? बौद्ध काल से। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बौद्ध काल में बौद्ध शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश? कौन सी भाषा थी? पाली भाषा थी सर। कौन सी? पाली। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया बोध गया में, काशी में, श्रावस्ती में या सारनाथ में? कहाँ दिया था सर? सारनाथ में दिया था सर, सारनाथ में। सिद्धिरस्तु नामक बाल पोथी में अक्षरों की संख्या कितनी थी? 69, 49, 59, 39? कितनी थी? 49 थी सर, 49 थी। बौद्ध काल। अच्छा, ये सिद्धिरस्तु किस काल की रचना है? तो ये बौद्ध काल की है। बौद्ध काल में शिक्षा की शुरुआत सिद्धिरस्तु या सिद्धिरस्तु नामक बाल पोथी से होती थी। इस पोथी में कुल 49 अक्षर हुआ करते थे। संसार का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला? कौन सा था सर? वो तक्षशिला था भाई। कौन सा था? तक्षशिला। बौद्ध शिक्षा में विश्वविद्यालय की शिक्षा पूर्ण होने के बाद आयोजित परीक्षा में सफल छात्रों को उपाधि दी जाती थी। किसकी? भिक्षु की उपाधि दी जाती थी। किसकी? भिक्षु की। मदरसा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? सुनना, बोलना, लिखना, भाषण देना। क्या है? तो मदरसा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है भाषण देना। क्योंकि जो मदरसा थे, मुस्लिम कालीन जो शिक्षा थी मध्यकाल में, ये मदरसा उच्च शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे और जो मकतब थे वो प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे। ठीक है, ये जो मदरसा हैं वो आजकल के डिग्री कॉलेज की तरह होते थे, जहाँ टीचर आते हैं, लेक्चर दे करके चले जाते हैं। वहीं से ये शब्द भी बना है। मुस्लिम रिवाजों के अनुसार
4 वर्ष 4 माह 4 दिन में कौन सी रस्म पूर्ण की जाती थी? तो ये आपकी बिस्मिल्लाह रस्म पूर्ण की जाती थी, बिस्मिल्लाह नामक रस्म अदा कराई जाती थी, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। मुस्लिम शिक्षा में शिक्षक एवं शिक्षार्थी को क्या कहा जाता था? तो शिक्षक और शिक्षार्थी को यहाँ पे उस्ताद एवं शागिर्द कहा जाता था। मध्यकालीन भारत में मुस्लिम शिक्षा प्रणाली के दौरान टीचर्स को सम्मान पूर्वक उस्ताद और छात्रों को शागिर्द कहा जाता था। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। बिस्मिल्लाह रस्म के समय कुरान की भूमिका में कुरान के कौन कौन से अध्याय छात्र के सम्मुख बोले जाते थे? तो इसमें 55वां और 57वां जो अध्याय है वह छात्र के सम्मुख बोले जाते थे। मुस्लिम काल में छात्रों को पढ़ाई जाने वाली गुलिस्तां और बोस्तां पुस्तकों का संबंध किससे था? नैतिक विकास से, आध्यात्मिक विकास से, शिल्प कला के विकास से या फिर युद्ध काल के विकास से? किससे था? तो इसका जो संबंध है वो नैतिक विकास से था, मोरल डेवलपमेंट से था। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा देने वाली संस्था क्या कहलाती थी? मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा देने वाली संस्था मकतब थी, और जो मदरसा थे यहाँ उच्च शिक्षा दी जाती थी। आजकल के डिग्री कॉलेज की तरह थे ये मदरसा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। थेरी गाथा किस धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ है? वैदिक धर्म का, बौद्ध धर्म का, मुस्लिम धर्म का या ईसाई धर्म का? क्या हो जाएगा? थेरी गाथा आपका बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ है सर। किसका? बौद्ध धर्म का। इतनी बात क्लियर है। ब्रह्म विद्या, देखिए बहुत फास्ट चल रहे हैं, समझा नहीं रहे हैं क्योंकि समय बहुत कम है, पढ़ाना बहुत है अभी। चलिए, ब्रह्म विद्या का अर्थ क्या है? ब्रह्म विद्या का अर्थ होता है सर उपनिषद का। क्या होता है? उपनिषद का। प्राचीन भारतीय दर्शन में ब्रह्म विद्या का सीधा संबंध उपनिषदों से है। उपनिषदों का मुख्य विषय ब्रह्म यानी परम सत्य और आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है, इसीलिए इन्हें ब्रह्म विद्या कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो गया। परा विद्या का संबंध किससे है? परा विद्या का संबंध आध्यात्मिक शिक्षा से है। ठीक है, और एक होती है अपरा विद्या। क्या होती है? अपरा, जिसका संबंध हमारी भौतिक शिक्षा से है। अगर यहाँ खाली छुटा आ लगा होता तो फिर हम इसके साथ में चले जाते, क्योंकि वैदिक काल में दो तरह की शिक्षा थी, परा विद्या, अपरा विद्या। परा विद्या आध्यात्मिक शिक्षा थी, अपरा विद्या जो हमारा भौतिक संसार इसके बारे में जानकारी देती है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्राचीन काल में शिक्षा का आधार था उपनिषद, वेद, पुराण, ग्रंथ। क्या थे? तो प्राचीन काल में शिक्षा का आधार वेद हुआ करते थे। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। सद्गुण ही ज्ञान है, यह कथन किसका है? सद्गुण ही ज्ञान है, यह कथन सुकरात का है। एक सदचरित्र जिसे वेदों का अल्प ज्ञान है, दुष्चरित्र वेदाचार से कहीं अधिक श्रेष्ठ है, यह कथन किसका है? मनु, कपिल, कणाद या वशिष्ठ का? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? मनु का स्टेटमेंट है सर। ये किसका है? मनु का स्टेटमेंट है। कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब हुई थी? कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781 में हुई थी सर। कब हुई थी? 1781 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपको पता है कि हम पेड नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं। पेड नोट्स का मतलब होता है कि आपको कुछ फीस पे करनी पड़ती है एंड हमारे कंप्लीट नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। उसके लिए आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, ठीक है, 9628182649, और बताएं कि हम CSJMU BEd 4th सेमेस्टर के नोट्स चाहिए। हम आपको कंप्लीट प्रोसेस भेज देंगे और आप जो है नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, और समय बहुत कम है, अभी से पढ़ाई करेंगे। आज 7-8 दिन बचा है तो आप कर पाएंगे बेहतर, नहीं तो अगर बैक लग गई तो आने वाला पूरा साल आपका खराब हो जाएगा। जब तक दोबारा एग्जाम नहीं होगा तब तक आप किसी वैकेंसी में बैठ नहीं सकते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं नोट्स थोड़ा सा दिखा दूं आपको। जैसे ये आपका है कानपुर यूनिवर्सिटी BEd 4th सेमेस्टर न्यू सिलेबस बेस्ड नोट्स हैं। शॉर्ट नोट्स, वन लाइनर। शॉर्ट नोट्स एक बार मैं आपको दिखा दूं किस तरीके के होंगे। ये देखिए, एक एक लाइन में चीज़ें लिखी हैं, एक एक लाइन में कौन जो है कि टॉपिक्स आपके क्लियर होते हैं, जिन्हें आप बड़े आसानी से कम समय में बेहतर पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने कहा था अभी कि देखिए वैदिक काल में क्या था, वैदिक काल में जीवन को 2 प्रकार की विद्या, परा और अपरा में विभक्त किया गया। वही हमसे अभी परा का क्वेश्चन पूछ रहा था, है ना। परा का अर्थ ज्ञान, कर्म और उपासना द्वारा ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या का बोध कराना था, तथा जो अपरा विद्या है, अपरा का अर्थ क्या है? समाज विद्या, अर्थात उसके लौकिक स्वरूप से था, परंतु इनमें अधिक बल
पराविद्या पर दिया जाता था। किसमें? इसमें हमारे वैदिक काल में, क्योंकि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष भारतीय जीवन के प्रमुख स्तंभ हुआ करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे उपनयन संस्कार है, कह रहा है कि उच्च शिक्षा में प्रवेश करने के लिए, किसमें? वैदिक काल में उच्च शिक्षा में प्रवेश की आयु भी वर्ण के अनुसार निर्धारित थी। 8 वर्ष की आयु में ब्राह्मण बच्चों का प्रवेश होता था, 10 वर्ष की आयु में क्षत्रिय बच्चों का, 12 वर्ष की आयु में वैश्य बच्चों का प्रवेश गुरुकुल में होता था और प्रवेश के समय बच्चों का उपनयन संस्कार होता था। एक बात लिखित देता हूँ, यहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछता है कि क्षत्रिय बच्चों का उपनयन संस्कार कब होता था? 10 वर्ष की आयु में। ठीक है, वैश्य बच्चों का प्रवेश गुरुकुल में कब होता था? या पूछ लेगा वैश्य बच्चों का उपनयन संस्कार कब होता था? 12 वर्ष की आयु में। ब्राह्मण बच्चों का उपनयन संस्कार कब होता था? 8 वर्ष की आयु में। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। समावर्तन संस्कार किससे जुड़ा है? ये भी हमारा वैदिक काल से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। देखिए, सिद्धिरस्तु वाला क्वेश्चन अभी हम पूछ रहे थे, ये रहा सिद्धिरस्तु। प्राथमिक शिक्षा आरंभ करने की आयु 6 वर्ष थी। ठीक है, और बौद्ध काल की बात हो रही है। पाठ्यक्रम में बालकों को प्रथम 6 माह में सिद्धिरस्तु बाल पोथी पढ़नी होती थी। ठीक है, 16 माह के बाद 5 विधाओं की शिक्षा दी जाती थी। तो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वही चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। और संघ के 3 वचन होते थे जिन्हें शरणत्रय भी कहा जाता था। इसके बाद बालक शरणत्रय लेता था। पबजा संस्कार के बाद बालक सामनेर कहलाता था। ठीक है, तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत वैल्यूबल चीज़ें हैं। यदि आप इसको पढ़ लेते तो मान के चलिए कि बहुत बेहतर करने वाले हैं आप। ठीक है, ये देखिए, अभी हमसे कलकत्ता मदरसा की स्थापना पूछ रहा था। कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब हुई? 1781 में। किसने की? वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी। बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 में हुई, जॉनथन डंकन ने की थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में हुई, लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। ठीक है, ये कंटेंट है। फिर उसके बाद आपका आ जाता है MCQs PYQs बेस्ड। ठीक है, जिसमें हम आपको प्रोवाइड कराते हैं चैप्टर वाइज MCQs मिलेगा आपको। इंपॉर्टेंट MCQs का कलेक्शन होगा। PYQ अब 2021, 22, 23, 24, 25 ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको मिल जाएंगे। ये देख रहे हैं, इस तरीके से आपका ये ऑब्जेक्टिव टाइप कंटेंट रहेगा, जिसमें जो राइट आंसर रहेगा वो भी निशान लगा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, जो मार्केट में आपका क्वेश्चन बैंक आता है वो भी हम आपको साथ में प्रोवाइड करा देते हैं। ये देखिए 2026 का क्वेश्चन बैंक है, लेटेस्ट क्वेश्चन बैंक जो आया है, इसकी भी PDF हम आपको प्रोवाइड करा देते हैं ताकि आपको बाहर पैसा खराब न करना पड़े। तो ये सारा मटेरियल एक जगह लेने के लिए अभी व्हाट्सअप करें और नोट्स लेकर के पढ़ाई शुरू कर दीजिए। कहता है कि सबसे पहले कौन से ईसाई मिशनरी भारत आए थे? पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी या फिर अंग्रेजी? कौन आए थे? तो वो थे पुर्तगाली जो सबसे पहले भारत आए थे। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे राइट हो गया। बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की? अभी जस्ट आपने पीछे पढ़ा है, किसने की? जोनाथन डंकन ने की थी सर। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। मैकाले को परिषद में किस पद पर नियुक्त किया गया था? सदस्य, कानूनी सदस्य, शिक्षा सलाहकार या फिर वित्तीय सलाहकार के रूप में? इसको तो ये कानूनी सदस्य के रूप में इसको किस पद पर नियुक्त किया गया? कानून सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। इस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर होना चाहिए था कानूनी सलाहकार। अगर यहाँ पे लिखा होता कानूनी सलाहकार तब इसका बेस्ट आंसर हो जाता। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे शिक्षा सलाहकार दिया है जो कि है नहीं, वित्तीय सलाहकार दिया है, खाली सदस्य भी नहीं है, कानूनी सदस्य दिया है, तो हम इसी के साथ में चले जाएंगे। आपको पता है कि 13 जून की बात है, 13 जून 1834 को गवर्नर जनरल की काउंसिल के कानूनी सलाहकार के रूप में मैकाले भारत आया था। ठीक है, ओके, तो अब ये कानूनी सलाहकार के रूप में भारत आया था, तो कानूनी सलाहकार ऑप्शन में है नहीं, तो हम कानूनी सदस्य के रूप में चले जाएंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। मैकाले मिनट्स को स्वीकार किया गया किसके द्वारा? लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा, ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा? किसके द्वारा किया गया था? ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा मैकाले मिनट्स को स्वीकार किया गया। ऑप्शन बी राइट हो जाता है। किसने कहा कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी की पुस्तकें भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर हैं? ये जो बात है ये लॉर्ड मैकाले के द्वारा कही गई है और इसने हमारे भारतीय साहित्य का उपहास उड़ाते हुए ऐसा इसने कहा था, लॉर्ड मैकाले ने। लॉर्ड ऑकलैंड ने अपनी शिक्षा नीति की घोषणा कब की थी? 1839 ईस्वी में की थी सर। कब? 1839 में। लॉर्ड मिंटो 1806 से 1813 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे।
वे समर्थक थे किसके? प्राच्य साहित्य के, पाश्चात्य साहित्य के, दोनों को, या इनमें से किसी के नहीं? तो ये किसके समर्थक थे भैया? ये प्राच्य साहित्य के समर्थक थे सर। किसके? प्राच्य साहित्य के समर्थक थे। इतनी बात क्लियर है। भारत में शिक्षा के प्रसार का दायित्व तो किस चार्टर के अंतर्गत कंपनी पर आधारित किया गया? 1811 के चार्टर, 1813 के चार्टर, 1833 के चार्टर, या फिर 1853 के चार्टर? तो ये हो जाएगा आपका 1813 के चार्टर। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। किस गवर्नर जनरल ने एडम को बिहार तथा बंगाल में शिक्षा की स्थिति का सर्वेक्षण करने का कार्य सौंपा था? लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, लॉर्ड मुनरो, या फिर लॉर्ड एलन बरो ने? किसने? तो ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिन्होंने एडम को बिहार और बंगाल में शिक्षा की स्थिति का सर्वेक्षण करने का काम सौंपा था। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बंगाल में शिक्षा की स्थिति का अध्ययन करके एडम ने शिक्षा पर अपनी प्रथम रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो इसने प्रथम रिपोर्ट जो है वह 1 जुलाई 1835 को इसने प्रस्तुत की थी। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। एडम ने भारत में कितनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? आपको पता है एडम ने भारत में 3 रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ये तो क्लियर है कि इन्होंने 3 रिपोर्ट दी थी। पहली रिपोर्ट आई थी इनकी जुलाई 1835 में, ध्यान रखिएगा, पहली रिपोर्ट जुलाई 1835 में आई। जो दूसरी रिपोर्ट थी वह दिसंबर 1836 में आई। कब आई सर? दिसंबर 1836 में आई। और जो तीसरी रिपोर्ट थी वह इनकी फरवरी 1838 में आई थी। फरवरी 1838 में ये 3 रिपोर्ट इन्होंने दी थी। तो ध्यान रखिएगा इनकी डेट। आगे बढ़ते हैं। वुड के डिस्पैच ने भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए किस विश्वविद्यालय को आदर्श माना था? किसको आदर्श माना था? तो इन्होंने लंदन विश्वविद्यालय को आदर्श माना था। किसको? लंदन विश्वविद्यालय को। वुड के डिस्पैच में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो वुड्स डिस्पैच में कुल 100 अनुच्छेद थे सर। कितने? 100 अनुच्छेद थे। वुड का घोषणा पत्र कब आया? 1850, 1852, 1853 या 1854? तो वुड्स डिस्पैच कब आया? 1854 में आया। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। शिक्षा पर एडम की दूसरी रिपोर्ट किस जिले के सर्वेक्षण पर आधारित थी? तो एडम की दूसरी रिपोर्ट जो हमारी दिसंबर 1836 में आई थी, इस रिपोर्ट में उसने जिला राजशाही के थाना नेटोर जो है इसके शैक्षिक आंकड़े इन्होंने प्रस्तुत किए थे। यहाँ पे नेटोर लिखा है और था ये इसका नाम थाना नत्तूर। ठीक है, नत्तूर हो या नेटोर हो, ध्यान रखिएगा। तो थाना नेटोर के शैक्षिक आंकड़े उन्होंने प्रस्तुत किए थे। इतनी बात क्लियर है। वुड के डिस्पैच को क्या नाम दिया गया? वुड्स के डिस्पैच को देखिए शिक्षा का घोषणा पत्र भी कहा गया, आदेश पत्र भी कहा गया, शिक्षा का महाधिकार पत्र भी कहा गया। तो सारे ही नाम उसको दिए गए थे। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। वुड का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का शिला आधार है। यह कथन किसका है? तो ये कथन नुरुल्लाह और नायक का है, एस एन मुखर्जी, डी आर एस पांडे या ए एन बसु? क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ए एन बसु हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट है। वुड के डिस्पैच के अनुसार बालक की शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए? बालक को किस माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए? अंग्रेजी भाषा में, संस्कृत भाषा में, हिंदी भाषा में या फिर मातृभाषा में? किसमें देनी चाहिए? बच्चे को मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए। निस्यंदन सिद्धांत की समाप्ति और जन शिक्षा पर बल दिया, किसने बल दिया? तो चार्ल्स वुड ने दिया। निस्यंदन सिद्धांत जो कि लॉर्ड मैकाले द्वारा दिया गया था, जिसमें उन्होंने कहा कि उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षित कर दो, निम्न वर्ग के लोग अपने आप शिक्षित हो जाएंगे, क्योंकि शिक्षा छन छन करके नीचे तक पहुंचेगी, है ना। तो ये मैकाले द्वारा दिया गया था और इस पर बल, इसकी समाप्ति और जन शिक्षा पर बल किसने दिया? चार्ल्स वुड ने बल दिया था। किस आयोग ने प्राथमिक शिक्षा का भार स्थानीय निकायों पर छोड़कर जन शिक्षा का मार्ग प्रशस्त किया? हंटर आयोग, सैडलर आयोग, वुड्स डिस्पैच या फिर विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग? ऐसा किसने किया सर? हंटर आयोग ने किया था। किसने? हंटर आयोग ने ऐसा किया। हंटर आयोग को और किस नाम से जाना जाता है? हंटर आयोग को हम भारतीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं सर। क्या कहते हैं? हंटर आयोग को भारतीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है। चलिए, ऑप्शन सी राइट हो जाता है। हंटर आयोग में कुल 20 सदस्यों में से कितने सदस्य भारतीय थे? कितने सदस्य ये इसमें भारतीय थे? 6, 7, 8 या फिर 9? कितने थे बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 7। कितने सदस्य भारतीय थे? 7 सदस्य भारतीय थे। ठीक है। और हंटर आयोग की बात करें तो लॉर्ड रिपन ने 3 जनवरी
1982 को हंटर आयोग कह दो चाहे भारतीय शिक्षा आयोग कहो, इसका गठन किया था किसने? लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, और इसके अध्यक्ष थे विलियम हंटर, इसीलिए इसको हंटर आयोग कह दिया गया। और इसमें टोटल 20 सदस्य थे। ठीक है, 20 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। इसमें से हमारे 7 सदस्य भारतीय थे। ठीक है, और इसको भारतीय शिक्षा आयोग 1882 भी कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है। और ये जो हमारा हंटर आयोग है, इसकी नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो सन 1854 में जो वुड्स डिस्पैच था उसकी समीक्षा करना और उसके क्रियान्वयन और परिणाम का अध्ययन करना, यही उसका उद्देश्य था। हालांकि बात क्लियर होती है, हंटर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को कितने भागों में विभाजित कर दिया? तो इन्होंने 2 भागों में विभाजित किया था। किसमें? ये देखिए, तो हंटर आयोग ने क्या किया? 2 भागों में पाठ्यक्रम को डिवाइड कर दिया। माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम, आयोग ने पाठ्यक्रम पर विशेष रूप से विचार कर निम्नलिखित सुझाव दिए। एक तो पाठ्यक्रम आ, दूसरा पाठ्यक्रम बा। ठीक है, पाठ्यक्रम के पहले भाग में अर्थात आ पाठ्यक्रम में साहित्यिक विषयों को स्थान दिया गया और अंग्रेजी को अनिवार्य विषय के रूप में सम्मिलित किया गया। क्वेश्चन पूछ लेगा पाठ्यक्रम के किस भाग में अंग्रेजी को अनिवार्य विषय के रूप में सम्मिलित किया गया? तो वो पाठ्यक्रम आ था। यह पाठ्यक्रम उच्च शिक्षा के प्रति रुचि रखने वाले छात्रों के लिए था। क्वेश्चन पूछ लेगा कि पाठ्यक्रम का कौन सा भाग उच्च शिक्षा के प्रति रुचि रखने वाले छात्रों के लिए था जो हंटर आयोग ने दिया था? तो वो पाठ्यक्रम आ हो जाएगा। पाठ्यक्रम बा जो है, यह पाठ्यक्रम जीवन उपयोगी पाठ्यक्रम था। इसमें विज्ञान, कृषि इत्यादि व्यावसायिक व रोजगार परक विषयों को वरीयता प्रदान की गई। इसमें भी अंग्रेजी को अनिवार्य विषय के रूप में रखा गया था। ठीक है, तो अब ये पाठ्यक्रम जो है 2, ए कोर्स बी कोर्स। ठीक है, इसको चाहे भारतीय शिक्षा आयोग कह दो या फिर हंटर आयोग कह दो। इतनी बात क्लियर है, आगे बढ़ जाओ। भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किसने किया? अभी जस्ट मैंने आपको पीछे बताया था, लॉर्ड रिपन ने किया था। सर कब किया था? तो ये 3 जनवरी 1882 को किया था। वुड्स डिस्पैच किसके लिए उत्तरदायी नहीं था? धार्मिक शिक्षा, विश्वविद्यालयों की स्थापना, शिक्षा विभाग का निर्माण या फिर अनुदान सहायता प्रणाली। तो वुड्स डिस्पैच किसके लिए उत्तरदायी नहीं था? वह है हमारी धार्मिक शिक्षा। ऑप्शन जो फर्स्ट है वह राइट हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन किसके समर्थक थे? लॉर्ड कर्जन जो है वो पाश्चात्य सभ्यता के समर्थक थे। किसके? पाश्चात्य सभ्यता के। शिमला शिक्षा सम्मेलन किसने आयोजित किया था? शिमला शिक्षा सम्मेलन जो है वो लॉर्ड कर्जन ने आयोजित किया था। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो गया। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग कब बनाया गया? भारतीय विश्वविद्यालय आयोग जो है यह 1902 में बनाया गया था। ऑप्शन बी राइट हो जाता है। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? थॉमस रेले, लॉर्ड कर्जन, सैडलर या फिर वुड्स? कौन थे? वो थे थॉमस रेले। कौन थे? थॉमस रेले। ठीक है, आपको बताते चलें कि 27 जनवरी 1902 को लॉर्ड कर्जन ने सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की थी। इसी आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 भी पारित किया गया था। 1902 में भारत में कुल कितने विश्वविद्यालय थे? तो बताया जाता है उस समय 5 विश्वविद्यालय थे। विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया? अभी मैंने बताया 1904 में पारित किया गया। शिमला शिक्षा सम्मेलन में किसे नहीं बुलाया गया? प्रांत के शिक्षा संचालकों को, मिशनरियों को, भारतीयों को या उपरोक्त में से किसी को नहीं बुलाया गया? तो शिमला शिक्षा सम्मेलन में भारतीयों को नहीं बुलाया गया था। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन ने विश्वविद्यालय की स्थापना का आधार किस विश्वविद्यालय को माना? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, लंदन विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, फिर मिनेसोटा विश्वविद्यालय? वो है हमारा लंदन विश्वविद्यालय। सर कौन सा? लंदन विश्वविद्यालय। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग ने अध्यापकों की नियुक्ति का काम किसे सौंप दिया? विश्वविद्यालय को, सरकार को, विश्वविद्यालय आयोग को या फिर प्रशासन को? तो इन्होंने अध्यापकों की नियुक्ति का काम विश्वविद्यालय को सौंप दिया। सर किसको सौंप दिया? विश्वविद्यालय को सौंप दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष माइकल सैडलर थे, इसीलिए इसको हम सैडलर आयोग भी कहते हैं।
ओके, लीड्स विश्वविद्यालय के उप कुलपति कौन थे? ये भी जो है माइकल सैडलर ही थे। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा जान लो। जैसे कि बात हो रही है, माइकल सैडलर की बात हो रही है, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की बात हो रही है, तो 14 सितंबर सन 1917 को लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर माइकल सैडलर की अध्यक्षता में कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की गई। ओके, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति किसकी अध्यक्षता में की गई? तो ये थे लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति थे डॉक्टर माइकल सैडलर, उनकी अध्यक्षता में की गई। कब की गई? 14 सितंबर 1917 को की गई। इस आयोग के अध्यक्ष सैडलर थे, अतः इसे सैडलर कमीशन 1917 के नाम से भी जाना जाता है। माइकल सैडलर ने अपने 7 सदस्यों के साथ, कितने हैं? 7 हैं, 7 सदस्यों के साथ कलकत्ता विश्वविद्यालय और अन्य विश्वविद्यालयों के सुधार के संबंध में सुझाव देने का काम भी किया। ठीक है, और इन्होंने माध्यमिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षक से संबंधित सुझाव भी प्रस्तुत किए थे। इतनी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन लीजिए। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने विश्वविद्यालय ने कौन सी समिति की स्थापना का सुझाव दिया था? इसके ऑप्शन क्या हैं? कोर्ट है, सिंडिकेट है, अनुशासन समिति है, ए और बी दोनों। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका ए और बी दोनों ही ऑप्शन हमारे राइट हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर है। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का प्रतिवेदन, सुझाव एवं सूचना का सतत स्रोत रहा है। भारतीय शिक्षा के इतिहास में इसकी महत्ता असीम है। यह कथन किसका है? यह कथन आर्थर मेव का है, मैथ्यू का है। आर्थर मेव नहीं, आर्थर मैथ्यू होना चाहिए, यहाँ पे आर्थर मैथ्यू होना चाहिए था। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो इसका जो ऑप्शन है वो आर्थर मैथ्यू राइट हो गया। आगे बढ़िए। ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम कब पास किया? 1835 ईस्वी में, 1885, 1935 या फिर 1945? तो वो है हमारा 1935 ईस्वी में। ठीक है, बेसिक शिक्षा के लिए अखिल भारतीय सम्मेलन कब हुआ था? अखिल भारतीय सम्मेलन आपका 1937 ईस्वी में हुआ था। बेसिक शिक्षा के लिए अखिल भारतीय सम्मेलन किस नाम से जाना जाता है? तो अखिल भारतीय सम्मेलन को हम वर्धा शिक्षा सम्मेलन भी कहते हैं, बेसिक शिक्षा भी कहते हैं, बुनियादी शिक्षा भी इसको कहते हैं। बुनियादी शिक्षा सम्मेलन की समय सारणी में कितना समय बुनियादी शिल्प हेतु निर्धारित किया गया था? तो इसके लिए जो समय था वह 3 घंटा 20 मिनट निर्धारित किया गया था। नई तालीम की योजना तैयार करने के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? BS खैर समिति, महात्मा गांधी समिति, हंसा मेहता समिति, जाकिर हुसैन समिति? कौन सी समिति थी वह? जाकिर हुसैन समिति थी सर। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो इस रिपोर्ट को सार्जेंट योजना के नाम से जाना जाता है। सार्जेंट योजना के नाम से जाना जाता है। सार्जेंट योजना के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा किस स्तर की शिक्षा पर निर्भर है? तो यह पूर्व प्राथमिक स्तर की शिक्षा पर निर्भर है। देखिए, पूर्व प्राथमिक स्तर, सार्जेंट योजना जो 1944 ने इस बात पर बहुत जोर दिया था कि किसी भी देश की राष्ट्रीय शिक्षा की सफलता उसकी प्री प्राइमरी शिक्षा की नींव पर निर्भर करती है। योजना में 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए नर्सरी स्कूलों की सिफारिश की गई थी। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे राइट हो जाता है। सार्जेंट के अनुसार शिशु शालाओं में नियुक्ति की जानी चाहिए। किसकी नियुक्ति की जानी चाहिए? तो इसमें सिर्फ टीचर्स की नियुक्ति, केवल अध्यापिकाओं की नियुक्ति होनी चाहिए, लेडी टीचर की नियुक्ति की जानी चाहिए। सार्जेंट रिपोर्ट कितने भागों में विभाजित थी? सार्जेंट रिपोर्ट जो है वह 12 भागों में विभाजित थी। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। सार्जेंट योजना का उद्देश्य इंग्लैंड की भांति भारत को कितने वर्षों में शीर्ष पर पहुंचाना था? 20 वर्षों में, 30 वर्षों में, 40 या 50? कितने वर्षों में? 40 वर्षों में टॉप पे पहुंचाना था। साक्षरता न तो शिक्षा का प्रारंभ है न अंत, यह विभिन्न साधनों में से एक साधन है जिसके द्वारा पुरुषों और स्त्रियों को शिक्षित किया जा सकता है। यह कथन किसका है? यह कथन महात्मा गांधी जी का है। ठीक है, नगरों में शिशुशालाएं अलग से खोली जानी चाहिए। ये सुझाव किसने दिया था? ये सुझाव भारत में युद्धोत्तर विकास की शिक्षा योजना के तहत ये सुझाव दिया गया था। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। भारत में विश्वविद्यालय स्थिति पर किसने विचार किया?
केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद ने इस पर विचार किया था। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान समिति के गठन का सुझाव किसने दिया? सार्जेंट रिपोर्ट ने, सैडलर रिपोर्ट ने, हर्टाग रिपोर्ट ने या भारतीय शिक्षा योजना रिपोर्ट ने? किसने किया था? सार्जेंट रिपोर्ट ने सर, सार्जेंट रिपोर्ट ने। ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? राधाकृष्णन आयोग ने दिया था सर। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग में कौन विदेशी नहीं था? के.एन. राहो, के.एन. बहल, जे.एफ. डफ, ए.ई. मॉर्गन या जे.जे. टाइगर? कौन है? तो वो हैं के.एन. बहल। के.एन. बहल जो है ये विदेशी नहीं था। शिक्षण विश्वविद्यालय का विकास होना चाहिए। शिक्षण विश्वविद्यालय का विकास स्नातकोत्तर शिक्षण और अनुसंधान विभाग के माध्यम से होना चाहिए। ऑप्शन सी राइट हो गया। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का जोर प्रत्येक प्रशिक्षु के लिए डैश शिक्षण अभ्यास अनिवार्य होना चाहिए। कितने दिन का अभ्यास कार्य होना चाहिए? तो इसमें 4 सप्ताह का अभ्यास कार्य होना चाहिए। कुछ जगह इसको 12 सप्ताह बताया गया है, कुछ जगह 16 सप्ताह बताया गया है। हालांकि आंसर इसका ऑप्शन डी 4 सप्ताह ठीक है। मुदालियर आयोग के अनुसार माध्यमिक शिक्षा किस कक्षा से किस कक्षा तक थी? तो ये थी हमारी कक्षा 6 से 11 तक। मुदालियर आयोग, जिसे माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है, इसने माध्यमिक शिक्षा की अवधि 7 वर्ष निर्धारित करने का सुझाव दिया था। इसके अनुसार ये शिक्षा 11 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए होनी चाहिए, जो कक्षा 6 से कक्षा 11 तक हो। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। बहुउद्देशीय विद्यालय का विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये कोठारी आयोग के द्वारा या राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा, राधाकृष्णन आयोग के द्वारा या फिर मुदालियर आयोग के द्वारा? बहुउद्देशीय विद्यालय का विचार मुदालियर आयोग द्वारा दिया गया था। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। मुदालियर आयोग का कार्यक्षेत्र क्या था? इसका कार्यक्षेत्र था माध्यमिक शिक्षा। क्या था कार्यक्षेत्र? माध्यमिक शिक्षा। मुदालियर आयोग यह अनुशंसा नहीं करता है कि, क्या अनुशंसा नहीं करता? यह अनुशंसा नहीं करता है कि विद्यार्थियों की केवल मानसिक प्रगति का आकलन किया जाना चाहिए। ऑप्शन डी राइट हो जाता है। मुदालियर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को विभाजित किया है, तो इसने 7 समूहों में विभाजित किया है। पंचमुखी कार्यक्रम किसने प्रस्तुत किया था? पंचमुखी कार्यक्रम कोठारी आयोग ने प्रस्तुत किया था सर। किसने? कोठारी आयोग ने। कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। दौलत सिंह कोठारी, ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। कोठारी आयोग ने बजट का कितना प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करने की सिफारिश की थी? तो इसने 6% शिक्षा पर खर्च करने की सिफारिश की थी। कोठारी आयोग का कार्यक्षेत्र क्या था? कोठारी आयोग का कार्यक्षेत्र संपूर्ण शिक्षा। शिक्षा कैसी? संपूर्ण होनी चाहिए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध किससे था? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध प्राथमिक शिक्षा से था। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। नई शिक्षा नीति 1986 में कितने भाग हैं? तो इसमें 12 भाग हैं सर। कितने हैं? 12। ठीक है। जनार्दन रेड्डी समीक्षा समिति का गठन कब किया गया? जनार्दन रेड्डी समीक्षा समिति का गठन 1992 में किया गया सर। कब हुआ? 1992 में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को कानूनी अधिकार प्रदान करने की बात किसने की थी? तो वो बात नई शिक्षा नीति 1886 ने की थी। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाता है। POA 1992 में कितने भाग हैं? POA, जिसको हम प्रोग्राम ऑफ एक्शन कहते हैं, 1992 में केवल 23 चैप्टर्स या 23 भाग में विभाजित किया गया था। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति NPE 1986 का संशोधित कार्ययोजना दस्तावेज था। इतनी बात क्लियर है। NEP 2020 के अकॉर्डिंग व्यावसायिक शिक्षा शुरू होगी। कहाँ से शुरू होगी सर? कक्षा 6 से शुरू हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। MERUS का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय। ऑप्शन यहाँ भी आपका फर्स्ट राइट हो जाता है। 98 नंबर क्वेश्चन है। वर्तमान 10+2 स्कूल पाठ्यक्रम को एक नए पाठ्यक्रम से बदल दिया गया है। तो अब जो नया जो स्ट्रक्चर है वो 5334 का स्ट्रक्चर है। ठीक है, NEP 2020 के अकॉर्डिंग। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। परख का मतलब क्या है? परख का अर्थ होता है समग्र विकास के लिए प्रदर्शन, मूल्यांकन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण करना। प्यारे दोस्तों, कैसी रही क्लास ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड सभी क्लासेस आपको मिलती रहें समय टाइम टू टाइम, तो उसके लिए हमारा जो व्हाट्सअप चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है,
ठीक है, आप व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी क्लास मिस ना हो। ठीक है, हम सारी वीडियोज़ यहाँ पे फॉरवर्ड कर देते हैं। NEP 2020 का लक्ष्य उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 26.3% से बढ़ाकर के 50% करना है। कब तक? 2035 तक करना है। ऑप्शन भी यहाँ पे भी राइट हो जाता है। तो नोट्स के लिए देरी ना करें, समय बहुत कम बचा है। यहाँ पे व्हाट्सअप करिएगा, बताइए हमारा कानपुर यूनिवर्सिटी नोट्स चाहिए तो आपको कंप्लीट प्रोसेस भेज दिया जाएगा।